अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। अच्छा सर, मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि आज हमारे साथ हैं सद्दाम हुसैन मक्सी साहब, जो सीएसएस और पीएमएस मेंटोर हैं। तो उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो नॉर्मली सीएसएस और पीएमएस एस्पायरेंट्स जो हैं वो पूछ रहे होते हैं। तो सर चलते हैं ऑडियंस की तरफ। अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन भी करवा दें सर तो। My name is Saddam Hussain Bakshi and I am the founder of Torch Bearers CS Academy Karachi. लास्ट 5 to 6 years से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ सीएसएस की फील्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि पीसीएस है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है। रिसेंटली स्पेशल सीएसएस के अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनमें से मेरी मिसेज भी पास हुई हैं, मैं विशकुल सदाम, जिनकी एलोकेशन इंफॉर्मेशन ग्रुप में हुई है। बिल्कुल, ये रिसेंटली काफी रील्स जो हैं वो वायरल हुई हैं माशाल्लाह से। जी बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि अक्सर जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ये पूछ रहे होते हैं कि सीएसएस के लिए एज, डिग्री और चांसेस क्या हैं। तो अगर एक ब्रीफली आप इसका थोड़ा सा बता दें तो वो इजी हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि हम अपनी तैयारी कब से स्टार्ट करें और किस तरह से स्टार्ट करें। जी मैं सर। स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जिस दिन आपको ये पता चले कि जी सीएसएस भी एक एग्जाम है और ये एग्जाम दे के आप एक ऑफिसर बनते हैं, तो उसी दिन से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। बेशक आप फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में हो, आप उसी दिन से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी है। जी आप जी। 4-5 ये एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल वैसे सर। के लिए क्राइटेरिया जो है वो ये है कि एज आपकी 21 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। अभी तक एज लिमिट यही है। हो सकता है आगे रिफॉर्म्स आए तो एज को इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन करंटली एज लिमिट जो है 21 to 30 ईयर्स है। और एक सिंपल स्टिल ग्रेड। स्टिल 30 है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बल्कि आजकल रेजोल्यूशन भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि अब एज जो है वो 35 कर दी गई है। एज अभी भी 30 ईयर्स ही है, 21 to 30 ईयर्स। और अभी भी जो रिफॉर्म्स हैं उसकी बात हो रही है, अभी भी वो रिफॉर्म्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। हो सही। सकता है रिफॉर्म्स आ जाएं तो एज लिमिट बढ़ा दी जाए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ा दिए जाएं, लेकिन अभी इसके ऊपर कंफर्म नहीं कहा जा सकता। 26 के लिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि एज लिमिट जी। 21 ईयर्स ही होगी। मे बी 27 में कोई रिफॉर्म्स आए तो फिर एज लिमिट बढ़ा दी जाए, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि जिनका सीएसएस का एग्जाम नहीं हुआ है 3 अटेम्प्ट्स में, उनके पास एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स आ जाएंगे, या जिनको नहीं था पता सीएसएस के बारे में अब जी। उनको पता चले सीएसएस का एग्जाम सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप है। अगर ये रिफॉर्म्स आ जाते हैं तो ये काफी प्लस पॉइंट होगा ये। सही सही। अच्छा सर, अक्सर क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, न्यूज़पेपर स्टार्ट करें, जो है पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्या जो है वो सिलेबस है। इस चीज़ का अगर थोड़ा सा आप बता दें। कॉमन सेंसिकल नॉलेज यही है कि स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है इस चीज को लेकर। मैं स्टूडेंट को पहले ये नहीं कहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें, क्योंकि इस स्टेज पे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि उन्होंने क्या पढ़ना है, कौन सा पार्ट एनालिसिस का पार्ट बनाना है, कौन से आर्टिकल्स को पढ़ना है, कौन से आर्टिकल को स्किप करना है, कौन सा आइडिया बोरो करना है, कौन सा स्किप करना है। ये स्टूडेंट को नहीं पता होता, तो इसलिए मैं स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि आप स्टार्ट करें न्यूज़पेपर से। पहला सही। स्टेप जो स्टूडेंट लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि वो सिंपली गूगल पे जाएं और वहां पर सीएसएस का सिलेबस लिखें जो 2016 ऑनवर्ड्स रिवाइज हो गया था। वो सिलेबस अपने पास डाउनलोड कर लें और उसका एक प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद वो पहले तो कंपलसरी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और उसमें भी इंग्लिश प्रेसी इन कंपोजिशन और करंट अफेयर्स, ये दो सब्जेक्ट्स पे कमांड हासिल करना स्टार्ट करें। और साथ ही ये भी देखें कि उनकी अंग्रेजी कैसी है, वेदर उनके बेसिक इश्यूज हैं, लैंग्वेज के क्रॉनिक इश्यूज हैं या किस तरह के इश्यूज हैं। और जैसे भी इश्यूज हैं उनके, वो उस तरह इश्यूज को आहिस्ता आहिस्ता, जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको टैकल करते जाएं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी पढ़ते जाएं। कुछ करंट सही। अफेयर्स के लिए ऑथेंटिक रिसोर्सेज भी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। जैसे कि कुछ रिसर्च पेपर्स को आप फॉलो करें, जैसे इप्री है, ISSI है, ये रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, चैथम हाउस, इस तरह के कुछ रिसोर्सेज हैं जो आप कंसल्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। इससे आपकी आर्गुमेंटेशन भी स्ट्रांग होती है, आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव होती है। और हमारे पास जो एक इशू स्टूडेंट फेस करता है वो ये है कि जब वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करता है एज अ बिगिनर, तो एक ओपिनियन पढ़ता है तो उसको 50 डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं।
तो उसकी अंग्रेजी इतनी डेवलप्ड होती नहीं है कि उन वर्ड्स को समझ सके, तो वो पूरा दिन सिर्फ वो 50 वर्ड्स को ट्रांसलेट करने में लगा देता है, जिसकी वजह से कोई कॉन्सेप्ट वो ग्रास्प कर ही नहीं पाता। तो मैं ये कहूंगा कि आप इनिशियल स्टेज पे डॉन न्यूज़पेपर पे ना जाएं, बल्कि आप 2-3 महीने पहले दूसरे आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, या फिर इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ें। उनमें इतनी मुश्किल वोकैबुलरी यूज की हुई नहीं होती है। जी जी। उसके बाद यदि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएं, तो देन आप इस तरह के न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और उसके बाद आप कंपलसरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सेल्फ सफिशिएंट बनते जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि मजीद आपने क्या करना है। क्या करना, ठीक है। अच्छा सर, अक्सर बंदे पूछ रहे होते हैं, एस्पायरेंट्स ही पूछते हैं कि डे वन से ही एकेडमी ज्वाइन कर लें साथ ही, ताकि वो हमें बेसिक से लेके और एडवांस तक ले जाएं, या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्टार्ट करें बट लास्ट 3 मंथ, कुछ कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि लास्ट 3 मंथ, क्योंकि एकेडमी जो है मतलब एक मिथ है, या आप मुझे ठीक करिएगा अगर ये मिथ है या नहीं है ऐसी बात, कि लास्ट 3 मंथ्स जो हैं वो आपको लगाने चाहिए एकेडमी में, वो इसलिए कि एकेडमीज में पहले जो है कुछ ऐसा खास नहीं बताया जाता, सिर्फ गाइडलाइंस दी जाती हैं, और लास्ट 3 मंथ में वो आपको एडवांस चीज़ें बता सकते हैं जो आपको एंड पे जाके एग्जाम में काम आती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। एक नया पर्सपेक्टिव भी मुझे सुनने को मिला है कि किस तरह की फीलिंग्स जो है वो चल रही हैं। जी सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा सा कैटेगराइज करें, कि देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह के होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होता है जो सेल्फ स्टडी कर रहा होता है। जी दूसरा जी वो स्टूडेंट होता है जिसके घर में ही गाइडेंस मौजूद है, फैमिली में ही गाइड करने वाले मौजूद हैं। घर में बिल्कुल। कोई फादर, मदर, ब्रदर, हस्बैंड, सिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट मौजूद है, वो गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। या फिर जब ये दोनों रिसोर्सेज नहीं है मौजूद, सेल्फ स्टडी भी हम इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, और घर में भी गाइडेंस नहीं है, तो फिर आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमी अगर आपने ज्वाइन करनी है, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको ज्वाइन कर लें, और 3 से 4 महीने में आप अपना सिलेबस कवर कर लें। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं 3 से 4 महीने एकेडमी ज्वाइन करूंगा तो मेरी तैयारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी जी नहीं है। 3 से 4 महीने जब आप एकेडमी में तैयारी करेंगे, तो आपको चीज़ों के बारे में जो पता चलेगा, ये 15 से 20% होगा मैक्सिमम। सही। क्योंकि आप टाइम में तो सिर्फ सिलेबस कवर करवाया जाएगा। सिलेबस कवर करने का मतलब ये नहीं होता कि जी अब आप अटेम्प्ट के लिए रेडी हो गए हैं। इसी की वजह से स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट फेल कर देता है। तो 3 से 4 महीने में कहूंगा स्टूडेंट को कि आप अपना टाइम बचाने के लिए, अगर आप सही। सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वो सारी चीजें सीखने में आपको 1 साल 1.5 साल लग जाएगा। इससे अच्छा है आप 3-4 महीने एकेडमी जाके वो सारी चीजें जल्दी से प्रिपेयर कर लें। अब इसके बाद ये मतलब नहीं है कि 4 महीने क्लासेस ले ली हैं तो अब आपकी तैयारी हो गई है। अब बिल्कुल भी अभी तैयारी नहीं हुई है, अभी स्टिल आप बेसिक लेवल पर हैं। अब आप क्या करें, अब आपको जो रिसोर्सेज पता चले, जो नोट्स बनाए आपने क्लास में, किताबें आपको पता चल गई हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में आपको सारी चीजें ये क्लियर हो गई हैं। अब आप घर में बैठ के किताबों को पढ़ें, पास पेपर्स को सॉल्व करें, और अपने नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स और मीडियम नोट्स, दोनों नोट्स बनाएं, और उसके बाद कुछ पास पेपर्स को सॉल्व करें। देन आप आफ्टर 3 to 4 मंथ्स फिर आप एकेडमी को मॉक पेपर्स के लिए ज्वाइन करें। ये सही। अगर आप ये टाइमलाइन फॉलो करते हैं, तो आपकी तैयारी हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि बस आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली तो जी अब एकेडमी की जिम्मेदारी होगी वो आपको पास कराए, ऐसा नहीं है। जी जी। एकेडमी आप जो है मैजिक वॉन्ड नहीं है उनके पास कि वो आपको बस फौरन ही पास करा देंगे। आपकी सही। अपनी मेहनत है। एकेडमी का ये रोल जरूर होता है कि वो आपका जो टाइम लगता है तैयारी करने में, ज्यादा टाइम लगता है, उस टाइम को वो रिड्यूस कर सकते हैं। कि आपको एक टॉपिक है जैसे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, वो 1 से 2 घंटे में आपको पढ़ा दिया। अगर आप खुद ही ये टॉपिक पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन आपको लगेंगे। ये और डिफरेंस सर टीचर को एक्सपीरियंस होता है कि वो टाइम गुजार चुका होता है, कई स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका होता है, फिर उनके रिजल्ट्स देख चुका होता है, तो वो आपको अच्छा मशवरा ही दे रहा होता है। बिल्कुल, ये ऐसा भी है। अब और स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके भी कभी ना कभी ऐसे हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ने सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम पास किया हुआ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके पास कर सकते हैं। उसके सरकमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, उसने कितने साल लगाए तैयारी करने में, फैमिली इन्वायरमेंट क्या था, क्या वहाँ पे स्टडी का एनवायरनमेंट है, या फिर किसी रिमोट एरिया से वो बिलोंग करता है, और फर्स्ट टाइम वो सीएसपी बनने की कोशिश कर रहा है अपनी इंटायर जनरेशन में कि जी मैंने सीएसपी बनना है और इस
चेन को ब्रेक करना है, तो आपने देख के एक वाइज डिसीजन लेना है। एक फेमस सेइंग है, वो इस तरह से है कि ओनली द फूल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स एंड द वाइज लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स। बिल्कुल ऐसा ही सीएसएस है। सीएसएस की फील्ड में आप अगर एक गलती करते हैं तो 3 साल जाया हो जाते हैं आपके। यानी 8-10 महीने, 1 साल तैयारी की आपने, फिर अटेम्प्ट दिया, फिर 6-8 महीने आप रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, कोई एक दो गलतियां हो गई आपसे जिसकी वजह से रिजल्ट फेवर में नहीं आया। अब आप कहते हैं 3 महीने रह गए नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मेरी तो तैयारी है नहीं, स्किप कर देता हूँ और अगले साल जाता हूँ। तो देखिए, एक गलती अगर हो गई तो आपके 3 से 4 साल जाया हो जाते हैं। तो इस फील्ड में गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर एबिलिटी का पोर्शन छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि जीके में 120 मार्क्स चाहिए। 120 तो आ जाएंगे, पता चला कि एबिलिटी का पेपर फेल हो गया और जीके में 120 मार्क्स चाहिए, 110 मार्क्स हैं, बाकी सारे पेपर्स पास हैं और सिर्फ जीके में फेल हो गए। तो अब क्या होगा इस कैंडिडेट का? इसको चाहिए था कि ये एबिलिटी का पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करके जाता ताकि सारे पेपर्स पास हो जाते इसके। तो कोई भी, यानी छोटी सी छोटी भी गलती हो जाती है तो पूरा अटेम्प्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सही। सही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन वो ये कि जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली लोग ये देखते हैं कि हमारी दिलचस्पी इस सब्जेक्ट में है, हम ये चूज कर लेते हैं। फिर किसी बंदे को मशवरा दिया जाता है कि ये जी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, आप ये चूज कर लें, या आपका बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट में है, आप ये चूज कर लें। तो आप, क्योंकि हर बंदे का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है, एक हर इंसान एक डिफरेंट नज़र से एक चीज को देख रहा होता है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए? वैसे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का सेशन होता है, तभी फाइनलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीफली आंसर करने की कोशिश करता हूँ। आर्ग्यूबली ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए मैं ये कहूंगा कि आपका इंटरेस्ट मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपका एबिलिटी के पोर्शन को प्रिपेयर करने में भी नहीं है, इंटरेस्ट तो वोकेबलरी याद करने में भी नहीं है, इंटरेस्ट तो पास पेपर्स को सॉल्व करने में भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स रख रहे हैं ना अपने, क्योंकि उसमें चॉइस नहीं है आपके पास। जहां पे आपके पास चॉइस है वहां पर आप अपनी कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। 3 से 4 पॉइंट्स हैं, आप उनको जहन में रख के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि आपको ये देखना है कि जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो कितने टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी मिनिमम इनपुट दें आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में और मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल सके, तो ऐसा आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आप देखें कि वो जो सब्जेक्ट आप रख रहे हैं वो ओवरलैपिंग है दूसरे सब्जेक्ट के साथ या फिर नहीं है। अगर वो ओवरलैपिंग है तो आप उस सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, इससे थोड़ा सा टाइम आपका सेव हो जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप जब अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रख रहे हैं तो साथ ही आप ये भी देखें कि ऐसे का पेपर आपका कैसे पास होगा, क्योंकि ऐसे का पेपर पास करने के लिए हमें 2 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। एक कंपोनेंट है ऐसे का फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखें, ऐसे डिकोड कैसे होगा, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक, ये सारी चीजें हैं जो कि ऐसे में हमें सीखनी होती हैं। ये सब सीखने में 4-5 दिन लगते हैं, लेकिन 4-5 दिन में फ्रेमवर्क सीखने में ऐसे आपको लिखना नहीं आता, आपको अब कंटेंट चाहिए होता है। तो कंटेंट लेकर आने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे रखें जहां से कंटेंट आए आपके पास, और अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे नहीं है तो फिर आप 10-12-15 थीम्स प्रिपेयर करें, एज अ कॉन्सेप्ट उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, जैसे डेमोक्रेसी है, मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाइमेट चेंज है, कैपिटलिज्म है, इकोनॉमिक मॉडल्स हैं। इस तरह के कुछ थीम्स, लिबर्टी है, फ्रीडम है, इस तरह के कुछ थीम्स आप प्रिपेयर करें और फिर आप ऐसे में उन आइडियाज को, कंटेंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अकाउंटिंग रख रहे होते हैं एज ऑप्शन सब्जेक्ट, क्योंकि उनका बैकग्राउंड होता है, बिल्कुल अकाउंटिंग रखा जा सकता है ऑप्शन सब्जेक्ट। फिर आपने ये देखना है कि अब ऐसे जो है उसके लिए कंटेंट आप कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए आपको थीम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें तो आपने ये भी देखना है कि आपका जो ऐसे का पेपर है वो कंप्रोमाइज ना हो जाए, यानी सबसे पहले मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, फिर ओवरलैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट, फिर ऐसे को किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देख के हम डिसाइड करते हैं। इन चीजों को भी आपने जहन में रखना है और तभी आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करना है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स की डिग्रीज होती हैं, अकाउंटिंग में डिग्री है तो वो सब्जेक्ट रख सकते हैं, फिलोसफी रख सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आपकी डिग्री क्रिमिनोलॉजी में है तो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट आप अपनी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं, और साइकोलॉजी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर आपने किसी फील्ड में डिग्री है आपके पास तो आप वो सब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इसका फिर क्राइटेरिया ये होना चाहिए
कि उस सब्जेक्ट की मजीद क्लासेस बहुत सारी लेने की आपको नीड ना पड़े, क्योंकि आपने 4 साल तो पढ़ा है ना उस सब्जेक्ट को। इसका मतलब है आपकी कमांड होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर बिल्कुल। आपको फिर भी वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इस डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए कि क्या आपको ये सब्जेक्ट रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। अक्सर जो स्टूडेंट्स आईआर रखते हैं, ओवरलैप करता है वो यूरोपियन हिस्ट्री के साथ, तो वो यूरोपियन हिस्ट्री रखते हैं। जिनका पॉलिटिकल साइंस है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखते हैं। ये इस तरह से स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को रखते हुए। सही। अच्छा सर, प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए? समटाइम स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि अगर मैं 6 घंटे डेली पढूं तो मेरा मतलब क्रैक हो जाएगा, या कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमने मतलब जो क्रैक कर लेते हैं वो कहते हैं कि हमने तो सिर्फ 4 महीने तैयारी की है। कुछ कहते हैं कि 6 महीने की तैयारी है, कुछ कहते हैं 2 साल की तैयारी है। तो इस हवाले से आप क्या बताते हैं? जी, सीएसएस पास करने में कितना टाइम लगता है? 6 महीने से लेके 6 साल तक लग सकते हैं, और हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है। और पास करने के बाद आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी मेरा तो 3 महीने में हो गया, 6 महीने में हो गया, या 6 साल में हो गया। पास होने के बाद आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बस पास करना जरूरी है। एक दफा पास हो जाए फिर आप जैसी स्टोरी बताना चाहें आप बता सकते हैं, और उसको हम सब जो है फॉलो भी करेंगे। आपने थोड़ा सा समझदार बनना है। आपने देखना है कि आप कितने टाइम में तैयारी कर सकते हैं। 4 चीजें हैं जो आपने करनी है, वो 4 चीजें आप 4 महीने में करें, 4 साल में करें, या 6 साल में करें। वो 4 चीजें करने के बाद आप एग्जाम अपना क्रैक कर जाते हैं। सबसे पहले है आप अपने कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर कर लें। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। और जब प्रिपेयर करेंगे तो उनको आप रिकमेंडेड और ऑथेंटिक सोर्सेज से ही प्रिपेयर करेंगे, यानी एफपीएससी ने जो सोर्सेज बताए हुए हैं उन्हीं सोर्सेज को कंसल्ट करके प्रिपेयर करना है। हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट एक किताब तो पढ़नी है, और बाकी दूसरी किताब जो है उसके कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। और उसके बाद कोई टॉपिक स्किप हो गया है या रह गया, उस किताब से प्रिपेयर नहीं हुआ, तो इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी पहला आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आप तो सिलेबस को मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर करें। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आप नोट्स मेकिंग करें अपनी। नोट्स मेकिंग करते हुए आप बहुत ज्यादा लेंथी नोट्स बेशक ना बनाएं, मीडियम और शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके। तीसरा पॉइंट आपका ये होगा कि आप कम से कम 4 से 5 सालों के पास पेपर्स को सॉल्व करें। वो आपने देख के सॉल्व करना है, यानी इंटरनेट की हेल्प लेकर आपने उनको सॉल्व करना है। ये तीसरा स्टेप हो गया आपका। चौथा स्टेप आपका ये है कि अब आप कम से कम भी टारगेट ये रखेंगे कि 3 to 5 रिविजन्स करेंगे अपने सिलेबस की। एक किताब स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि मैंने तो सर 3 किताबें पढ़ ली है। मैं उसको कहता हूँ 3 किताबें पढ़ने से बेहतर है आप एक किताब पढ़ें और उसकी 2 रिविजन्स करें, क्योंकि 3 किताबें पढ़ने के बाद आपको हार्डली कोई चीज याद रहती है। इसलिए ये बेहतर है कि आप एक किताब को 2 से 3 दफा पढ़ें, ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को, रेफरेंसेस को पेपर में कोट भी कर सके। उसके बाद फिर आपका लास्ट स्टेप ये होगा कि अब आप अपनी इवेल्युएशन और असेसमेंट करवाएं और मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस करें। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो फिर आप अटेम्प्ट के लिए रेडी हो जाते हैं और आप फिर अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब ये सारे काम आप 4 महीने में करें, 4 साल में करें, 8 साल में करें, ये आपके ऊपर है। आप 4 महीने में कर सकते हैं तो फिर 4 महीने में अटेम्प्ट दे दें। एक साल बिल्कुल। में कर सकते हैं तो 1 साल में दें। 5 साल में कर सकते हैं तो 5 साल में दें। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स। यानी आप 1 साल का काम 1 महीने में कैसे कर सकते हैं, और 1 महीने का काम 1 दिन में कैसे कर सकते हैं, ये एक स्किल है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिसको आईआर में भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तीसरा स्ट्रैप में। तो वहां पर एक ऑथर है ग्राम एलिसन, उन्होंने यूएसए और चाइना की एक केस स्टडी के बारे में बताया है हमें कि यूएसए के अंदर एक ब्रिज बननी थी। उस ब्रिज को यूएसए ने जो बनाया वो तकरीबन 3 से 4 साल लगाए यूएसए ने, और वो ब्रिज बनाई उसने। इसमें टाइम भी ज्यादा लगा, कॉस्ट भी ज्यादा, लोगों को तकलीफ भी हुई बहुत सारी। और ऑन दी अदर हैंड इसी तरह का सेम ब्रिज चाइना ने भी बनाया, और जस्ट इन 48 आवर्स, 48 आवर्स में चाइना ने वो ब्रिज बना लिया। इसीलिए यूएसए के लिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर थ्रेट है वो चाइना है, और यूएसए को रियलाइज हो गया है कि ना मेजर थ्रेट रशिया है ना यूरोप है, सबसे बड़ा थ्रेट अगर है तो वो चाइना है। इसीलिए अब वो अपने सारे रिसोर्सेज एक ही तरफ डाइवर्ट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि वो चाइना को कंटेन कर सके। अब यहाँ पर देखें, चाइना ये कह सकता था कि 3 साल में ब्रिज बनने वाला है, वो 48 आवर्स में कैसे बनाए, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन उन्हें इसको पॉसिबल बनाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप देखें कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं।
यानी अब आप जब भी स्टडी करें, आप ये नहीं देखें कि मैं 10 से 12 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। आप सिर्फ ये देखें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एनर्जेटिक हैं, आपके पास फोकस है। आप बेशक 5 घंटे पढ़ें, लेकिन वो फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ें, प्रोग्रेस ताकि आना आप, चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो होपफुली आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अच्छा सर, आपने दरम्यान में एक बात की कि अथेंटिक सोर्स से चार चीजों में आपने बोला कि पढ़ना चाहिए। तो यूट्यूब कितना किरदार अदा करता है इस अथेंटिक सोर्स में, एज अथेंटिक सोर्स? वैसे तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो सीएसएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है इंटरनेट के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कंटेंट है हमारे पास। तो इसलिए यूट्यूब का बिल्कुल रोल हो सकता है, लेकिन उसका रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हम यहाँ पर इतना ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे डाल नहीं रहे होते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास अकेडमी का एक्सेस नहीं है, या फिर किसी फार फ्लंग एरिया से है, तो वो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करें, वो यूट्यूब का भी इस्तेमाल करें, और वहां से आप चीजों को सीख सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब आप इस तरह के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो आप उसको कमांड, अगर चैट जीपीटी यूज करें तो उसको कमांड आप सही से दें, प्रॉपर दें, ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे। उसको आप इस तरह से कमांड दें कि जी सीएसएस के वैसे, फॉर एग्जांपल उन्होंने, स्टूडेंट ने सीखना है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो फिर चैट जीपीटी पे जाके ये कह सकते हैं कि यूट्यूब पे पाकिस्तान का कोई ऐसा वीडियो मुझे ढूंढ के दो जहाँ पे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में बताया है कि सीएसएस का पेपर कैसे अटेम्प्ट होता है, तो वो आपको कोई ना कोई रिसोर्स बता देगा। या फिर आप उसको बोलें कि सीएसएस को आप पहले स्टडी करें कि किस तरह से सीएसएस की तैयारी की जाती है, और 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर मुझे एक आइडियल आंसर बता दो, ये सवाल है मेरा, इसको किस तरह से डिकोड करना है। तो इस तरह से आप वाइजली इंटरनेट को यूज भी कर सकते हैं, और एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं, ताकि वहां से आप चीजों को सीख सकें। अब जाहिर है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके नहीं देगा, क्योंकि वो सीएसएस मेंटोर नहीं है, वो एक एआई है, और दोनों में डिफरेंस है। हमारे पास ज्यादातर ट्रेडिशनल मेथड्स चल रहे होते हैं पेपर अटेम्प्टिंग को लेकर, तो उन्हीं को फॉलो करना होता है हमें। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप इनको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, काफी हद तक ये चीजें भी आपको हेल्प कर रही होती है। अच्छा सर, जहाँ तक बात है उसकी इंटरव्यू सेक्शन की, तो इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली हमें जो चीज़ दिखाई जाती है वो एग्जाम तक दिखाई जाती है कि इसको ऐसे प्रेप करें, इस सब्जेक्ट को ऐसे। लेकिन यह है कि अंदर की कहानी जो आपको इंटरव्यू लेते हैं वो थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें। जी, एक दफा क्योंकि अगर आप, क्योंकि आप सबसे, मैं कह सकता हूँ कि अथेंटिक हैं वो इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी वाइफ जो है वो माशाल्लाह से उन्होंने क्रैक किया है। तो अगर उस हवाले से थोड़ा आपको ज्यादा पता होगा। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को इस हवाले से अच्छे से गाइड कर सकूँ। जो सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, ये तो रिटन पास कर लेते हैं, तो इनको सीट तो मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लेवल इतना हाई नहीं है। अगर 600 605 10 मार्क्स भी आ जाते हैं तो सीट मिल जाती है। इसलिए उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सिर्फ रिटन एग्जाम पास करना है। रिटन एग्जाम पास करने के बाद मैक्सिमम चांसेस होंगे कि उनकी एलोकेशन हो जाएगी। लेकिन फिर भी कंडीशन ये है कि इंटरव्यू पास करने से पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, और मेडिकल भी साथ साथ हो रहा होता है। तो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, वहां पर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट के अंदर कोई बिहेवियरल इश्यूज तो नहीं है, कोई ट्रॉमास तो नहीं है, कोई इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, कोई एरोगेंस तो नहीं है। वो उर्दू में कहते हैं दिमाग में हवा तो नहीं भरी हुई है उसके, वो चेक किया जाता है। अगर किसी की फर्स्ट चॉइस है पुलिस सर्विस, तो देखेंगे कि इसके अग्रेशन के इश्यूज तो नहीं है, पता चले कि जी ये नुकसान करता फिरे बाद में। तो इसलिए वो देख रहे होते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी हो जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप के लिए फिट हो। अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं है तो ये स्टेज इजीली पास कर जाते हैं। उसके बाद फाइनल इंटरव्यू है, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल में भी स्टूडेंट्स जो है काफी हद तक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाद में पता चलता है कि वो फेल हो गए हैं। स्पेशल में नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरव्यू में फेल हुए हैं, इस तरह पहले नहीं हुआ था। तकरीबन 8 से 10 स्टूडेंट्स मेरी नज़र से गुजरे हैं जो स्पेशल में इंटरव्यू के अंदर फेल हुए हैं। हालांकि हर साल 2 से 3 स्टूडेंट्स फेल होते हैं इंटरव्यू में, लेकिन स्पेशल में ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरव्यू के अंदर फेल हुए थे। यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुए होते हैं, और कोई ना कोई ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था,
तो कोई बात नहीं, आप वाहिद नहीं है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। आप ने सिर्फ ये देखना है कि आप अब उससे मूव ऑन कर जाएं। वो जो बैगेज है उसको आप पकड़ के गले से लगा के बैठ नहीं जाएं। तो साइकोलॉजिकल में और फाइनल इंटरव्यू में ये ट्रॉमास नजर आ रहे होते हैं। वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल में डायग्राम्स बना रहे होते हैं, आपसे पूछ रहे होते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं। तो वहां पे पता चल जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो बेशक आपने ऑनेस्ट होना है और बताना है कि जी बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, और ये भी बताना है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और अभी भी आप उसमें फंसे हुए नहीं हैं। अगर सिंपली आप ये करते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल तो पास हो जाता है। उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यू जो है उसमें 4 पैनल मेंबर्स होते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। वो मेनली आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि नॉलेज थी तो आपने रिटन एग्जाम पास किया है। बिल्कुल। नॉलेज नहीं होती, 12 पेपर्स कैसे पास करते हैं आप? एमपीटी पास किए, 12 पेपर्स पास किए, लिखना भी आता है, नॉलेज भी है। लेकिन रिटन पार्ट के अंदर आपसे काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं की गई थी, सवाल दिया गया था, आपने उसका जवाब दिया, चेकर ने वो चेक किया, उसके बेस पे मार्क्स दिए, आप पास हो गए। काउंटर क्वेश्चनिंग तो हुई नहीं आपसे। वो जो काउंटर क्वेश्चनिंग है वो तो फाइनल इंटरव्यू में होता है। फाइनल इंटरव्यू में आपने सिंपली बस ये करना है कि आपने ऑनेस्ट रहना है, और ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप हम्बल होने चाहिए। और साथ ही आपने जो जवाब देना है वो आपने ऐसा देना है जिससे रिफ्लेक्ट हो कि ये आपकी वाकई में यही पर्सनालिटी है। इंटरव्यू में आप फेक नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप ब्लफ नहीं कर सकते। झूठ बोलने वाला फौरन ही पकड़ा जाता है और पता चल जाता है कि ये यहाँ पर ब्लफ कर रहा है। और जहाँ पे इंटीग्रिटी का सवाल आता है तो वहां पर फिर इंटरव्यू में या तो कम स्कोर आएगा या फिर हो सकता है वो इंटरव्यू फेल हो जाए। जितने आप ऑनेस्ट होते हैं इंटरव्यू में, आपके उतने ज्यादा चांसेस होते हैं स्कोर करने के। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि आपका ओपिनियन क्या है पर्टिकुलर इशू को लेकर, तो आप डायरेक्ट अपना ओपिनियन बता दें कि मेरा ये ओपिनियन है। फिर आप उसको घुमाए नहीं कि जी ये इस तरह है, ये उस तरह है, ये है वो है, आप वो नहीं करें, डायरेक्ट बताएं। आपने देखना है कि पैनल का टेम्परामेंट किस तरह का है, क्या वो डिटेल्ड आंसर्स आपसे चाहते हैं या बिल्कुल टू द पॉइंट ब्रीफ चाहते हैं। तो जैसा उनका सवाल होगा आपने उसी तरह उनको जवाब देना होता है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपने नहीं करना होता। और उसके बाद फिर बेसिक इंटरव्यू के कुछ मैनर्स भी होते हैं कि आप किस तरह से खुद को कैरी कर रहे हैं, ड्रेस कोड क्या है, सूट आपने किस तरह से पहना हुआ है, वो चीजें भी आपके बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता चलती हैं आपकी पर्सनालिटी से। बिल्कुल इंटरव्यू ऐसे। के लिए मैं इंटरव्यू के लिए मैं यही कहूंगा कि यू विल नेवर गेट द सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो आपका जो पहला इंप्रेशन है वहीं से पता चल जाता है कि आप इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एवरेज स्कोर इंटरव्यू में जो आ रहा होता है वो है 140 टू 145 50। थोड़ा सा आप एफर्ट पुट करेंगे तो 170 टू 190 के आसपास स्कोर आ सकता है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू के अंदर 270 तक भी स्कोर किया है। सही। इतना सही। स्कोर जाते हैं। सही। अच्छा सर, ये ओवरऑल एक हमें एक ब्रॉड पिक्चर मिल गई है सीएसएस की। तो एक जो मेन चीज है ना सर, वो ये है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी डज मैटर। तो ये क्योंकि सब्जेक्ट ड्राई होते हैं कुछ, ओवरऑल हर वक्त पढ़ते रहना भी थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो उसको आप कैसे कहेंगे कि कैसे कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखें? एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपने एक चीज क्लियर करनी है अपनी, वो ये है कि आप सीएसएस करना क्यों चाहते हैं। वाई सीएसएस? सीएसएस क्यों करना है आपने? वो जितना वाई क्लियर होगा आप उतने ज्यादा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रह पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर मैं सीएसएस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन रहा नहीं, या फिर हम्म। मैं सीएसएस करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अब्बू कह रहे हैं, अम्मी कह रही हैं, घर वाले कह रहे हैं, या सीएसएस में इसलिए करना चाहता हूँ, वो सिंधी में कहते हैं पाड़े वाले के डंडो डलवा, यानी वो जो साथ में है ना उसको थोड़ा सा सबक सिखाना है, इसलिए सीएसएस कर रहा हूँ। तो अगर ये रीजन है सीएसएस करने के तो फिर तो सीएसएस बड़ा मुश्किल है फिर आपके लिए क्रैक करना। हाँ जी। क्योंकि इसको करने के लिए इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। तो वाई सीएसएस ये आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सीएसएस पास करने के बाद आप ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आपको सोशल मोबिलिटी ऐसी मिलती है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऐसी आपको सोशल मोबिलिटी मिलती है।
और उसके बाद जब आप सीएसएस पास करते हैं तो आप एक एक सेलिब्रिटी भी बनते हैं और एक रोल मॉडल भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि जो फॉलोअर्स हैं आपके, वो तो जो मूवी स्टार्स हैं उनके भी फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस जो मुझे नजर आ रहा होता है वो ये होता है कि मूवी स्टार के फॉलोअर तो कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, यानी हर कोई फॉलो कर रहा होता है। लेकिन एक सीएसएस जो ऑफिसर होता है उसको फॉलो करने वाले सीएसएस एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्टली, यानी वो ग्रेजुएट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, कोई किसी की डिग्री होगी मास्टर्स में। तो वो जो होते हैं ना, वो एक बहुत ही एक यूनिक और डिफरेंट आपकी ऑडियंस होती है, जो बहुत ही ज्यादा एक एजुकेटेड होती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अब आपका जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और फिर पास करने के बाद आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, तो फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी का एक्सेस आपके पास है। आप के सारे काम इजीली हो जाते हैं और कोई भी रुकावटें नहीं आती हैं। उसके बाद शादी हो जाती है तो फिर फैमिली, बच्चे, वो सिक्योर हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आपकी होती है, सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है, वो जो रिकग्निशन चाहिए और प्रेस्टीज चाहिए वो भी आपको मिल रही होती है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं सिर्फ अगर आप सीएसएस का पास करते हैं एग्जाम और आपकी एलोकेशन हो जाती है तो सीएसएस की जर्नी आपकी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वंस यू क्वालिफाई तो लगता है कि जी ये जो स्ट्रगल थी ये वर्थ इट थी। तो इसलिए आप लास्ट तक टिके रहें। बेशक पहला अटेम्प्ट पास नहीं हुआ, दूसरा दें, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा दें, सीएसएस नहीं हुआ, पीएमएस की तरफ आए, कोई ना कोई अटेम्प्ट आपका जरूर पास हो जाता है और अल्टीमेटली आपका जो गोल था वो आप अटेम्प्ट जरूर कर लेते हैं। कंडीशन ये है कि आप परसिस्टेंट रहिए। सही। सर मेरे पास सिर्फ टाइमर चल रहा है, 2 मिनट रह गए हैं बाकी। तो एक लास्ट क्वेश्चन वो मैं बाकी जो है वो ऑफिसर्स से कहता हूँ कि अनएथिकल क्वेश्चन है, वो ये कि मैं जब भी प्लेटफॉर्म से किसी सीएसएस ऑफिसर की या किसी भी ऑफिसर की पिक्चर शेयर करूं, तो नीचे मुझे अक्सर कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो ये आप जरा काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि फिर से वही बात कि आपने, आपकी वाइफ ने जो है वो रिसेंटली माशाल्लाह एग्जाम क्रैक किया है, तो क्या पैसा फेंका है आपने या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है? और मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। कहाँ पैसा फेंकना है, मैं समझ नहीं आया। जी। कहाँ पर पैसा फेंकना है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मतलब मतलब लोगों कहीं पे जमा करवाना होता है या किसी गवर्नमेंट को देना होता है, तो बंदा जो है वो एज ए रिश्वत देना होता है। जी जी, पैसा तो फेंकना होता है लेकिन वो शॉपिंग में, शॉप और ज्यादा पैसे जा रहे होते हैं। आप पास करते हैं तो उसके बाद जाहिर है आप शॉपिंग्स करते हैं और आप ट्रिप्स पे जा रहे होते हैं, क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं। इतनी मुश्किल जर्नी होती है, आपने वो पार की होती है, तो उसके बाद जाहिर है फिर आपको यहाँ पर जाहिर है फिर शॉपिंग भी करनी है, तो यहाँ पर तो जेब खाली हो जाती है। अदर देन दैट सीएसएस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो प्योरली मेरिट पे है। अगर आप डिजर्विंग हैं तो आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं। और ऐसा इंसान जो आपको ये कहता है कि जी नहीं ये सीएसएस तो आपके लिए या हमारे लिए नहीं है, ये बेसिकली उनके साथ एक जुल्म भी है कि वो खुद ही कंपटीशन से अलग हो गए एक मिथ को फॉलो करके कि जी ये एग्जाम ये आपके लिए और नहीं है। दूसरों को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। करते हैं ना, वो खुद पास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ना दूसरों को कह रहे हैं कि जी आप जाओ, वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं गए हैं तो आप भी नहीं जाओ। तो ये इसको भी करेक्ट करने की जरूरत है। मैं एक यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा कि अगर हम नेबरिंग कंट्री की बात करें तो वहां पर अगर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए तो 50 to 60 बिलियन रेवेन्यू सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से जनरेट होता है। और पाकिस्तान में कंटेंट से 2-3 बिलियन इतना ही रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। तो हम देखें कितना ज्यादा पीछे हैं। और सीएसएस के बारे में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, लगता है कि शायद ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम की बात हो रही है। सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो पास करने के बाद डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें से किसी एक ग्रुप में आपकी अलोकेशन हो जाती है। तो आप इस तरह की मिथ्स को फॉलो ना करें और आप अपनी तैयारी करें, और अगर आप पास करते हैं तो आपको सीट मिलेगी और प्योरली ये मेरिट पे ही है। सर, सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, और बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।